हमने जो पहला पार्ट सुना है गुडविल का, उस गुडविल के पहले पार्ट में हमने गुडविल के अलग अलग मेथड समझी है, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब मेथड सुनी है। पर वहां जो हम प्रॉफिट यूज करते हैं, जिस प्रॉफिट की सहायता से हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उस प्रॉफिट को हमको कुछ एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना होता है और कुछ एडजस्टमेंट हमको कई बार देने की जरूरत पड़ती है। अगर वो एडजस्टमेंट देने की जरूरत पड़ती है तो आज के लेक्चर में हम उन एडजस्टमेंट को समझने वाले हैं। मेरे दोनों लेक्चर पार्ट सुनने के बाद आप गुडविल के किसी भी बुक के कोई से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। आपके पास उसका आंसर होना चाहिए और क्वेश्चन उठाइए और आराम से बस इन रूल्स के अकॉर्डिंग कीजिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 80% तक के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ कुछ एडजस्टमेंट सुनने वाले हैं। हाँ, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू साइड में खर्चे लिखते हैं, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं। उन खर्चों को लिखने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जो बिजनेस के खर्चे उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं, वो लिखे हुए होने चाहिए। बिजनेस के खर्चों के अलावा जो हमने खर्चे लिखे हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, ये एबनॉर्मल नेचर के लॉसेस कहलाते हैं। लॉस बाय फायर जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होते हैं। इन खर्चों को लिखने से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। इन खर्चों को लिखने से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इन्हें हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस क्या होंगे, इसमें प्लस होंगे। तो जिस भी ईयर में हमने वो एबनॉर्मल लॉस किया है तो उस साल का हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय साइड में हमने कोई इनकम लिखी है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, जो अदर कोई इनकम है जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाय साइड में मतलब क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उसको हम क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहाँ माइनस करने। तो जिस साल की इनकम में लिखा हुआ है उस साल की इनकम में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई हमने बिजनेस का खर्चा नहीं लिखा है, जैसे अभी तक हमारा जो बिजनेस था वो इंडिविजुअल फॉर्म में था, अब वो पार्टनरशिप फॉर्म में जा रहा है। पार्टनरशिप फॉर्म में जाने के कारण हमारे ऑडिट के, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के कोई खर्चे बढ़ जाते हैं जो अभी तक नहीं लग रहे थे, जो भविष्य में लगने वाले हैं। तो उनको भविष्य में लगने वाले हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट क्या करना है, कम करना है। तो ऐसे कोई खर्चे अगर नहीं लिखा है, लिखना है गुडविल कैलकुलेशन के लिए, अगर हमें लिखना है तो उन खर्चों को हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। कहने का मतलब जो हमारे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, जो प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं, उन प्रॉफिट लॉसेस में अगर एबनॉर्मल कारण से कम हो गया है तो बढ़ा देंगे, एबनॉर्मल कारण से कम हो गया है तो बढ़ा देंगे, और प्रॉफिट बढ़ गया है तो वापस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और कोई खर्चा लिखने से रह गया है या भविष्य में वो खर्चा होने वाला है, तो उन खर्चों, भविष्य में वो खर्चा सामान्य रूप से होने वाला है, तो उन खर्चों को हम क्या करेंगे, यहाँ लेस करेंगे। और एबनॉर्मल लॉसेस क्या करेंगे, हम यहाँ ऐड। जैसे लॉस बाय फायर, हमारे एबनॉर्मल लॉस वहां से उसको हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। भविष्य में अगर हम इंश्योरेंस कराने वाले हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हमने अभी तक चार्ज नहीं लगाया, अभी तक हमको इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिए नहीं है, पर चूंकि भविष्य में देने वाले हैं तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। ऐसे खर्चों को मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखकर छोड़ दिया है। ऐसा खर्चा जो बिजनेस की सामान्य एक्टिविटी में भविष्य में होने वाला है, जो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अभी तक खर्चे नहीं लिखे गए क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं करे थे या किसी कारण से लिखने से छूट गए, तो लिखना है तो लिखेंगे, तो अपना प्रॉफिट उत्तर पे से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दो चीज हो गई। इसके बाद एक मेजर एडजस्टमेंट होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट अभी हम देखने वाले हैं। और उसके बाद कोई हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहा था, लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक सामान्य खर्चे के रूप में हमने लिख दिया है, या वो सामान्य खर्चे की तरह हमने माना है, तो उस सामान्य खर्चे के रूप में लिखने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो हमारा प्रॉफिट वापस क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा तो उसको असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, और भविष्य में उस पर क्या लगाने वाले हैं, अभी डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। ये बेसिक एडजस्टमेंट अभी हम 3-4 एडजस्टमेंट सुनने वाले हैं। इनके आधार पर आप बहुत सारे एडजस्टमेंट को सोचने की कंडीशन में आ जाएंगे। ये सब देखें, मान लो हम ये मानते हैं कि 2017-18 में हमारे 2500 रुपए 2500 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, चाहे वो लॉस बाय फायर के कारण हुआ था या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स के कारण हुआ था। ऐसा किसी भी कारण से कोई लॉस हुआ था, ऐसे किसी भी कारण से हमारे को कोई लॉस हुआ था, तो उसको हमने प्रॉफिट क्या करा था,
कम हो गया था, तो उसे क्या करेंगे हम यहाँ ऐड कर देंगे, उसको हम यहाँ क्या करेंगे ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई हमको एबनॉर्मल इनकम हुई थी, एबनॉर्मल क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था जो बिजनेस की इनकम नहीं है, नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट, जो हमारी बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, नॉर्मल बिजनेस की इनकम नहीं, बिजनेस का प्रॉफिट तो है, अपनी कमाई तो इसी साल की है, लेकिन वो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो उस प्रॉफिट को लिखने से हमने इनकम बढ़ा दी थी, तो वापस से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बढ़ा दी थी तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हाँ, दो बात समझ में आ रही है। एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस का हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, खर्चे में लिखा था और प्रॉफिट क्या कर चुके थे, कम कर चुके थे, हमें सामान्य प्रॉफिट चाहिए इसलिए उसको बढ़ाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड में हमने कोई इनकम लिखी थी जिसकी जरूरत, जो बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, इनकम लिखने से प्रॉफिट बढ़ गया था, तो उसको वापस क्या कर देंगे, हम यहाँ कम कर देंगे। वैसे ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भविष्य में कंटिन्यू होने वाली, जो अभी तक या तो हुई नहीं है या लिखा ही नहीं है, भविष्य में अगर हमारी होने वाली है ऐसी कोई खर्चा जो भविष्य में होने वाला है, या हम जो तरीका चेंज कर लेंगे उस तरीके के कारण वो खर्चा बढ़ेगा, तो ऐसा खर्चा हमारे सभी साल के प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम एक जनरल एक्सपेंसेस की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमने स्टॉक का ओवर वैल्यूड करा है, ओवर वैल्यूड मतलब स्टॉक हमारा 40,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,000 का, और उसको हमने वैल्यूड 44,000 पे करा, हमने 10% हायर पे वैल्यूड कर रखा है, 10% हायर पे वैल्यूड कर रखा है, जैसे 44,000 पे वैल्यूड कर रखा है, 44,000 पर हमने वैल्यूड कर रहा है, 10% हायर पे वैल्यूड करा है, तो अपॉन में 110 आ जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा, 10 रुपीस 10 आ जाएगा। 10% ज्यादा वैल्यूड किया तो ऊपर 10 और अपॉन में कितना आएगा, 110 आ जाएगा। अगर हमने कम पर वैल्यूड करा है तो अपॉन में 90 आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा। कहने का मतलब अगर हमने स्टॉक ज्यादा पे वैल्यूड करा है, ज्यादा पे वैल्यूड करा है तो अपॉन में 110 आएगा, 110 आएगा, और कम पे वैल्यूड करा है तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 90 आएगा। और अगर आपको अमाउंट दी हुई कि 4,000 से ओवर वैल्यूड करा है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको सीधे अमाउंट दी कितने रुपए से ज्यादा पे वैल्यूड है तो आप सीधे उसको लिख सकेंगे। हाँ, अगर आपको सिर्फ पूरे स्टॉक की वैल्यू दी है और अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड लिखा है, तो ओवर वैल्यूड के केस में आप 110 100 प्लस रेट करेंगे, और अंडर वैल्यूड के केस में 100 माइनस रेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसकी सहायता से जो अमाउंट निकलेगी वो आपके स्टॉक जितने से आपने ज्यादा पे वैल्यूड करा है या कम से वैल्यूड करा है, वो अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट सुन रहे हैं, हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड करा, क्लोजिंग स्टॉक क्या करा, ओवर वैल्यूड करा, ज्यादा पे लिखा, क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यूड करा, ज्यादा पे लिखा, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे बाय साइड की टोटल क्या आएगी, ज्यादा लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड की टोटल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहां आता है, बाय साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहां आता है, बाय साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है, उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसे वापस क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल का क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक रहेगा। इस साल का हमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, तो अगले साल का तो अपने आप क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगर यह भी ओवर वैल्यूड है तो वो भी केस पे रहेगा, ओवर वैल्यूड रहेगा। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो टू साइड की टोटल, खर्चे वाली साइड की टोटल क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जैसे एबनॉर्मल लॉस में खर्चे ज्यादा लिखाते हैं, वैसे ही प्रॉफिट, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड में अमाउंट क्या हो गई, हमारी ज्यादा हो गई, तो उसे हमें खर्चा ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा ज्यादा लिखा तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उतने रुपए से प्लस कर, जितने रुपए यहाँ माइनस होंगे उतने रुपए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट हम सुनने जा रहे हैं, रिपेयर से रिलेटेड। हाँ, ये 3-4 एडजस्टमेंट के थ्रू आप काफी एडजस्टमेंट को इन आधार पे सोच सकेंगे। जैसे रिपेयर ऑन, मान लीजिए अगर आपको 16-17 ईयर दिया हुआ है, 16-17 ईयर दिया, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम मानेंगे 31 मार्च को ईयर एंड है, 16-17 दिया, और आपको सिर्फ 16 लिखा है, 17 लिखा है, 18 लिखा है, 19 लिखा है, तो आप ईयर एंड क्या मानोगे, 31 दिसंबर मानोगे। कैलेंडर ईयर लिखा है तो 31 दिसंबर माना जाएगा, और फाइनेंशियल ईयर दिया तो क्या मानेंगे, 31 मार्च मानेंगे।
क्लियर डेट लिखिए तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेट नहीं दी है, सिर्फ ईयर लिखा है तो दिसंबर ईयर मानोगे। और अगर 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ऐसे ईयर दिया तो क्या मानोगे, 31 मार्च मानोगे, फाइनेंशियल ईयर एंड मानोगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ डेट यूज हो रही हो उन क्वेश्चन में डेट ध्यान से देखना, ईयर एंड कहीं कुछ और तो नहीं लिखा है। कई बार बुक वाले 30 जून लिख देते हैं, तो 30 जून लिखा है तो आपको वहां से 30 जून तक की कैलकुलेशन करनी, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट की कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे यहाँ मैंने माना है कि 31 जुलाई को हमने एक हैवी रिपेयरिंग कराई थी 10,000 रुपीज की, जिसको हमें गुडविल पर्पस के लिए क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, उसको असेट्स की तरह ट्रीट करना है, उसको हमें असेट्स की तरह ट्रीट करना है। हमने रिपेयरिंग कराई थी 10,000 रुपए की, जिसको हमने रिपेयर माना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 में लिखा था, हमारा प्रॉफिट क्या करा था, उतने रुपए से कम हो गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड में रिपेयर लिख के हमने प्रॉफिट कम कर दिया, तो उसे वापस क्या करेंगे, हम प्रॉफिट कम कर दिया था तो प्रॉफिट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो 10,000 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। कौन से ईयर में करा है हमने, 31 जुलाई 18, तो ईयर किस में आएगा, ये 18-19 में। तो 18-19 में हम क्या करेंगे, 10,000 वापस से प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया है, तो वापस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जो 31 जुलाई तो जुलाई जा चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल कितने महीने हुए, 8 महीने हुए। 1 जुलाई और 1 जुलाई ले रहे हैं, 1 जुलाई से लेते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कुल कितने महीने हुए, 9 महीने हुए। अगर हम 31 जुलाई लेते तो हमें महीने कितने लेने होते, 8, क्योंकि जुलाई से काउंटिंग नहीं होती, फिर अगस्त से होती, इसलिए हम यहाँ काउंटिंग इससे कर रहे हैं, 1 जुलाई से ले रहे हैं, ताकि यहाँ महीने कितने काउंट हो सके, 9th मंथ काउंट हो सके। तो 9th मंथ का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन की मेथड आपको या तो स्ट्रेट लाइन मेथड दी होगी या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो आपने 11 में डेप्रिसिएशन की मेथड सीखी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन रिड्यूस वैल्यू पे लगता है। डेप्रिसिएशन लगने के बाद वाली वैल्यू पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। देखिए हम डेप्रिसिएशन, तो इसका 10,000 का 10% होता है 1,000, 10,000 का 10% होता है 1,000, और यहाँ मैंने कितने मैंने मानी है सेट्स, 9th मंथ यूज हुई है, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 1,000 का 9/12 करा 750 डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो से प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो इतने 750 रुपए से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और असेट्स की वैल्यू 10,000 से 750 कम होके अब कितनी बचेगी, 9250। तो अगले सालों में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 9250 का 10%, 925। तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा, 925 रुपीज से कम हो जाएगा। इनमें कुछ चीजें ऐड हो जाएगी, कुछ चीजें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये ऐड और लेस होने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, एडजस्टेड प्रॉफिट बोलेंगे। तो 8,000 में 1,000 लेस हो गए तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 7,000। 17,000 में से 14,500 प्लस 2,500 माइनस 1,000, तो 1,000 माइनस के तो कितने बचेंगे, 16,000। 16,000 में माइनस किए 2,000, माइनस किए 1,000, माइनस किए 4,000, प्लस किए 10,000, माइनस किए 750, तो प्रॉफिट कितना बचा, 18,000 से 18,250। 16,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 माइनस 4,000 प्लस 10,000 माइनस 750, कितना प्रॉफिट बचा, 18,250। नेक्स्ट ईयर 20,000 में 1,000 माइनस किए, 4,000 प्लस किए, और 925 माइनस किए, तो प्रॉफिट बचा 22,075। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोली तो चारों प्लस हो जाएंगे, और कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, क्योंकि प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है, 4 सालों का, तो डिवाइड भी कितने से होगा, 4 से। अगर आपको यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, वेट देंगे। वेट देंगे मतलब 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1
2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका हम क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। उस टोटल में वेट की टोटल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल केस में आपको एवरेज प्रॉफिट ही आएगा 12th में, तो इसी का क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को जैसे हमने पहले पार्ट में उस एवरेज प्रॉफिट से अलग अलग मेथड से गुडविल सीखी है, वैसे गुडविल कैलकुलेट करोगे। पर अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है तो वेट देना होगा 1 2 3 4, और वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसकी आप क्या लगाओगे, टोटल लगाओगे। वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके आप क्या लगाओगे, टोटल लगाओगे। 1,82,050 आ रहा है मेरा, 10 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 18205। ये मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो इनकी जोड़ लगाएंगे। अब थोड़ा सा वेट का रूल सुन रहे हैं, लास्ट 2 मिनट के लिए वेट का रूल सुन रहे हैं। वेट के रूल में ये वेट देते समय ये रूल लगेगा, अगर क्वेश्चन में लिखा कि पहले साल को 1 देना, दूसरे को 2, तीसरे को 3, अगले को 4, तो 1 2 3 4 दोगे। पर अगर वेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो बेटर डिसीजन ये होता है, जो प्रॉफिट कम है उसको कम वेट देना चाहिए, जहां प्रॉफिट ज्यादा है उसको क्या वेट देना चाहिए, ज्यादा वेट देना चाहिए। अगर दोनों जगह प्रॉफिट सेम है, यहाँ भी 16,000 होता है, यहाँ भी 16,000, तो एक को 2 वेट मिल जाता और एक को उसका अगला वाला 3 मिल जाता। इसमें 2.5 का वेट नहीं मिलेगा, दोनों की जोड़ लगे डिवाइड 2 नहीं होगा, वेट आगे क्रम से ही बढ़ेंगे। अगर आपको ईयर वाइज लिखा है कि क्रम से देना है तो क्रम से दोगे, अदरवाइज प्रॉफिट के क्रम से देंगे। जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां ज्यादा वेट देंगे, जहां प्रॉफिट कम होगा उसको वेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे हम, वेटेड प्रॉफिट कहेंगे। और वेटेड प्रॉफिट से वैसे ही गुडविल कैलकुलेट होगी जैसा कि हमने पहले पार्ट में सुना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।